आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के विषय में, जिसमें ये चित्र इसमें दिखाया हुआ है और इसमें एक कुंडली होती है। ये तांबे के तारों को लपेट करके बनाई गई है इसमें, जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार को लपेट करके बनाई जाती है। और इस कुंडली के बीच में रखा जाता है एक आयरन कोर, द सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसमें। इसके अलावा ये जो कुंडली होती है ये पाइवट्स पर यानी कि चूलों पर झूलती है, या हम कह सकते हैं कि लटकी रहती है पाइवट्स के बीच में। एक इधर है, एक पीछे की तरफ, जो कि इस चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है। और इस पाइवट और कुंडली के बीच में स्प्रिंग्स लगे होते हैं। एक इधर सामने की तरफ है ये स्प्रिंग और एक पीछे की तरफ होता है। इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट्स के सहारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। उसके बीच में इस पूरे सिस्टम को रख दिया जाता है और इस सिस्टम को टर्मिनल्स के सहारे बाह्य सर्किट से जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इस कुंडली में या इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आई शुड से एक पॉइंटर होता है। जब इसमें करंट फ्लो करती है, जब इसे इस एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं बैटरी से, तो इसमें करंट फ्लो करती है, जिसकी वजह से ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है और डिफ्लेक्शन शो करता है कि इसमें करंट फ्लो कर रही है। ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, कम डिफ्लेक्शन होगा तो कम करंट फ्लो कर रही है। इस बात को ये इंडिकेट करता है पॉइंटर। इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रही है अगर, तो ये कॉइल जो है रोटेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल जो है वो रोटेट करेगी और इसके साथ ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा। तो विच कैन बी सीन इन दिस फिगर। एक ये फिगर है जो शो कर रहा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके का होता है। इट इज सेम जैसा कि हमने पहले देखा, उसी तरीके का है। इसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट्स हैं। लेट मी टेक द अनदर वन कलर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया है जिसके बीच में ये कॉइल रखी होती है। और कॉइल उसी तरीके से तांबे के एक फ्रेम पर तारों को लपेट करके, कॉपर वायर को लपेट करके, इस तरीके से कॉपर वायर्स इसके चारों ओर लपेट दिए जाते हैं, उस तरीके से बनी होती है, जिसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रखा होता है, जो कि यहाँ पर ये कुंडली का सिस्टम रखा हुआ है। और ये कुंडली जो होती है वो पाइवट्स के सहारे झूलती है, जिसके बीच में स्प्रिंग्स लगे होते हैं, एक ऊपर भी और एक नीचे भी। दो पाइवट्स होते हैं इसमें। और इसमें ये दिखाए हुए हैं, ये टर्मिनल हैं जो इसे बाहर के सर्किट से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया एक बैटरी से कनेक्टेड है, माना इसमें एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। ये तो ये गैल्वेनोमीटर है जो बाहरी सर्किट से जब इसे बैटरी से जोड़ दिया जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी, और जैसे ही करंट फ्लो करेगी तो फिर ये जो कॉइल है इसके अंदर रखी हुई, ये मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि इस पर एक टॉर्क आरोपित करेगा, घूमेगी, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं इस फिगर में, कि ये कुंडली जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये कुंडली रोटेट करती है इस तरीके से, क्योंकि इस पे एक टॉर्क अप्लाई हो जाता है। क्योंकि कुंडली किसी भी धारावाहिक लूप पर हम पढ़ चुके हैं, जब करंट फ्लो करती है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो इसमें टॉर्क पैदा कर देता है, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण पैदा कर देता है, जिसके कारण ये कुंडली मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में ये कुंडली घूमती है तो इसके साथ लगा हुआ पॉइंटर भी घूमता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और होता क्या है कि जब कुंडली घूमती है, घूमेगी तब जब उस पर टॉर्क लगेगा, और जैसे ही टॉर्क लगता है तो जो स्प्रिंग्स पाइवट्स और कुंडली के बीच में लगे होते हैं, उस स्प्रिंग में
एक घुमाव पैदा होता है, जैसे एक ये स्प्रिंग है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये स्प्रिंग में एक बाह्य बल के अगेंस्ट एक रेस्टोरिंग बाह्य बल युग्म का आघूर्ण जो इस पर कार्य कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करने लगता है। और जब बाह्य बल युग्म का आघूर्ण और एक रेस्टोरिंग ये मोमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, ये रेस्टोरिंग मोमेंट जो है इस बाह्य बल युग्म के आघूर्ण को अपोज करता है, और जब दोनों बैलेंस हो जाते तो ये पॉइंटर रुक जाता है। और जहां पर ये रुकता है तो ये इस बात को बताता है कि इसमें किस अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है। इसका जो सर्किट है आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एक ये कॉइल है, लेट मी टेक अ कलर से दिस वन। ये कॉइल है जो कि ये एक कुचालक पदार्थ से यहाँ पर जुड़ी हुई है, और ये एक स्प्रिंग यहाँ पर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर फिक्स है, और इसे यहाँ से बाह्य सर्किट से जोड़ दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। और जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसमें एक टॉर्क वर्क करेगा जिसके अगेंस्ट स्प्रिंग मुड़ेगा, और इस इस टॉर्क जो कि बल युग्म का आघूर्ण है उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। इसमें एक स्प्रिंग में जो भी आघूर्ण पैदा होगा, जो भी घुमाव पैदा होगा, वो इसके का अपोज करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट्स हैं ये कॉनकेव आकार के हैं, वो इसलिए ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल रहे। मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल रहना जरूरी इसलिए है कि कुंडली जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमे तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुंडली के तल के लंबवत बना रहे, विच यू कैन सी हियर। इस तरीके का अगर हम इस टॉप से देखें, इसको अगर हम यहाँ टॉप से देखें, यहाँ टॉप से, तो ये इस तरीके का दिखाई देगा, हमें इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरह का, जैसा कि इसमें दिखाई दे रही है ये रेडियल लाइंस, इस तरीके की रेडियल लाइंस है, ये रेडियल हैं, इस तरह की होती हैं ताकि ये मैग्नेट जब कॉइल घूमे तो हमेशा कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर रहे। इसलिए जो मैग्नेट्स हैं उनके जो सरफेस है उसको कॉनकेव शेप दिया जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम दिखाया हुआ है, कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड विद अ स्प्रिंग। तो इसमें जब कॉइल में करंट फ्लो करेगी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने पर, तो इस वाली आर्म पर भी एक फोर्स वर्क करेगा जिसकी वैल्यू होगी IBL, और उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये जो तल है मोबाइल का ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं इसकी अपोजिट आर्म जो है, ये वाली अपोजिट आर्म, दिस वन, इस पर भी IBL, एक्चुअली IBL साइन थीटा होता है पर थीटा की वैल्यू 90 है, बिकॉज IL जो सेगमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो B के डायरेक्शन से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे रहेगी, चाहे कुंडली प्लेन हो या घूमने लगे, रेस्ट पर हो या घूमे। इन एवरी सिचुएशन द कॉइल विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 दैट विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो जो फोर्स लगेगा वो IBL लगेगा इसमें भी, और चूंकि इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इस वाली आर्म पर जो फोर्स लग रहा था वो इस सरफेस के लंबवत आउटवर्ड्स लग रहा था, तो इस वाली आर्म पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स लगेगा। और जैसे ही ये बलयुग्म का आघूर्ण इसमें कार्य करेगा तो ये कुंडली इस फील्ड में रोटेट करने लगेगी। इसमें 2 आर्म और भी हैं, इन पर भी फोर्स लगता है, लेकिन उसका डायरेक्शन इस तरीके का होता है जैसे कि हम इसको इस वाले
भुजा को इस ओर खींच रहे हैं और इस वाली भुजा को इस ओर खींच रहे हैं, तो दोनों अपोजिट फोर्स लगते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये एक कपल ऑफ फोर्स नहीं बनाते और इसमें कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करते। और जैसे यानी कि जो कपल ऑफ मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ इन एक्सिस इन वाली साइड्स की में जो करंट फ्लो कर रही है उस पर जो बल लग रहा है उसकी वजह से एक कपल ऑफ फोर्स इसमें क्रिएट हो रहा है जो कि इसको घुमा रहा है, और उस कपल ऑफ फोर्स की वैल्यू ILB या IBL है। और अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हम तांबे के तार से लपेट करके बनाते हैं N है अगर नंबर ऑफ टर्न्स, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी N इंटू IBL। और अब इसमें जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू होगी इस फोर्स और दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कितनी है अगर हम देखें तो ये लंबवत दूरी है, ये जो चौड़ाई है इस कॉइल की दैट इज स्मॉल b। सपोज माना ये लेंथ L है और ये B है, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी F इंटू बी। F की वैल्यू है N इंटू I इंटू L इंटू कैपिटल B, और ये आ गया स्मॉल b जो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अलावा इसमें जैसे ही ये कपल ऑफ फोर्स ऑफ मोमेंट, वैसे ही इसमें एक ये स्प्रिंग में भी ऐठन होती है जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में एक टॉर्क पैदा हो जाता है जिसकी वैल्यू होती है थीटा C आप कह सकते हैं, या फाई C से भी कभी कभी इसको निरूपित करते हैं, जहां पर C जो है वो इसका दृढ़ता गुणांक कहलाता है, किसका, स्प्रिंग का। ये हर मटेरियल के लिए एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, ये जिस मटेरियल का बना होगा उसके लिए ये कांस्टेंट है, अगर किसी और मटेरियल का बना है तो उसके लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। और ये थीटा ये है कि जिस एंगल तक ये कॉइल घूमी है वो थीटा ये है, यानी कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसकी वैल्यू है। तो C इज अ कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग एंड दैट इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग पर यूनिट ट्विस्ट, यानी कि एक ट्विस्ट में जितना रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है पर यूनिट ट्विस्ट पर जितना रेस्टोरिंग टॉर्क इस स्प्रिंग में उत्पन्न हो जाएगा वही उस स्प्रिंग के लिए C की वैल्यू होती है। जैसा कि हम स्प्रिंग के केस में देखें कि स्प्रिंग को जब हम ये स्प्रिंग है और इसको एक डायरेक्शन में अगर हम डिस्प्लेस करें तो इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है हुक्स लॉ से, जिसकी वैल्यू होती है -kx। तो उसी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जब इसमें मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स पैदा होगा जिसकी वैल्यू अगर इसमें n टर्न्स हैं कुंडली में, तो फोर्स की वैल्यू हो गई IBL इंटू n, और दोनों जो फोर्सेस इसमें लग रहे हैं साम पे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज B, ये बल युग्म का आघूर्ण है जो इस पर कार्य कर रहा है, और उसके अगेंस्ट स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स इसमें कार्य कर रहा है जिसकी वैल्यू है ये थीटा C। और ये तब तक कुंडली में डिफ्लेक्शन होगा, ये थीटा जो है डिफ्लेक्शन है, कुंडली तब तक डिफ्लेक्ट करेगी जब तक कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस ना कर लें, और जहां पर बैलेंस करेंगे वहां पर कुंडली से लगा हुआ पॉइंटर रेस्ट पर आ जाएगा। डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम ये दोनों जब बैलेंस सिचुएशन में जाते हैं दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, यानी कि पॉइंटर रुक गया, उस केस में हम देख सकते हैं कि ये जो थीटा है कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। फाइनली हम देख सकते हैं कि ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था जिसमें n नंबर ऑफ टर्न से I करंट फ्लो कर रही है, A इसका एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इस पर जो टॉर्क वर्क करेगा वो NIAB होगा, और उसके अगेंस्ट जो स्प्रिंग में रेस्टोरिंग टॉर्क वर्क करेगा वो K फाई होगा, और बैलेंस सिचुएशन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और जिससे फाई की वैल्यू आ जाएगी NAB अपॉन K
इंटू आई, और हम देख सकते हैं कि जो 5